गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, उनके द्वारा दो तीन बातें कही गई हैं। आप लोग जानते होंगे जो फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, राइट? उसके बारे में कई दिनों से पिछले सुप्रीम कोर्ट ने बातें करी हैं। अब यहाँ पर पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट को भी एक तरह से सुनाया है। उन्होंने कहा है कि आप एक तरह से क्यों रिलक्टेंस दिखा रहे हो स्टेटमेंट इशू करने के लिए कि हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आइए, आपकी जो बातें होंगी और आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स होंगी हम उनको मीट करने की कोशिश करेंगे। एक खुले मन से बातचीत होनी चाहिए। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है? तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पे बोला गया है। प्लस एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो इशू है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर डल्लेवाल जी हैं इनकी जो सेहत है वो काफी खराब होती जा रही है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सरकार है उसको चाहिए कि डेफिनेटली हर पर्टिकुलर किसान की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसके लिए वो काम करे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपस में डिस्कशन के माध्यम से जो भी मुद्दे हैं उनके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन सामने निकल कर आए। दोस्तों, डेट है आज की 3 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, मैं वो सारा कंटेंट आपके साथ इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे शेयर करता रहता हूं। तो यहां पर जाकर आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। दोस्तों, आज 3 जनवरी है एंड हर साल 3 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं सावित्रीबाई फूले जयंती के रूप के अंदर। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज से तेलंगाना के अंदर 3 जनवरी को वुमेन्स टीचर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये बात भी अभी न्यूज में है। तो थोड़ा सा इनके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ना ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मेंस में भी पूछा गया है कि सावित्रीबाई फुले जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। ये जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के अंदर क्वेश्चन ये एज इट इज पूछा गया, थोड़ा इसलिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले जी की, तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, पोइट थी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस थी इन द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। इनका जन्म 1831 के अंदर होता है इन नयगांव विलेज ऑफ महाराष्ट्र। केवल और केवल 9 साल की उम्र के अंदर इनकी शादी होती है ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले, जिनके बारे में आप जानते होंगे। उनकी उम्र उस समय 13 साल की थी। तो यानी कि ये थी 9 साल की। इनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा फूले जी, वो आपको 13 साल की उम्र के देखने को मिलते हैं जब इनकी शादी होती है। 1897 के अंदर इनकी डेथ होती है जब वो प्लेग से फाइट कर रही थी। पर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़े थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की पहली वुमेन टीचर वो सावित्रीबाई फूले जी को ही माना जाता है। साथ ही साथ 1848 के अंदर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल था, तो पुणे के अंदर इनके द्वारा ही ओपन किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 2 एजुकेशनल ट्रस्ट वो भी सेटअप किए, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे एंड सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मांग्स। एंड उसके अलावा और भी जो डाउन ट्रॉडन कास्ट आपको देखने को मिलती हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सोसाइटी भी फॉर्मेशन करी गई। इसके साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ी फेवर में थी विडो रीमैरिज के, क्योंकि आप नोटिस करो उस समय के ऊपर जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनके अगेंस्ट जो सोसाइटी थी वो अच्छे से नहीं देखती थी। उनको वापस से शादी करने का एक तरह से अधिकार नहीं था। तो उसको अधिकार को प्राप्त करने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम जो विधवा हैं, जो विडोज हैं, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए आगे आने के लिए यहाँ पर सावित्रीबाई फुले जी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि इन्होंने एक बार्बर्स की भी स्ट्राइक करी, जो एक तरह से ये डेमोस्ट्रेट करता था कि जो विडोज हैं उनके हेड शेव करने की प्रैक्टिस के वो भी अपोज करते थे। समझे इस बात को? इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वो सावित्रीबाई फूले और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फूले जी के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था, ताकि जो ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट हम काम कर पाए। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक शेल्टर एस्टेब्लिश किया फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी काम किया। 1863 के अंदर इनके द्वारा एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है, एक तरह से घर बनाया गया जो कि इन्फेंटिसाइड
प्रेग्नेंट मतलब इन्फेंटिसाइड को रोकता था एंड साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्प करता था, रेप विक्टिम्स को हेल्प करता था। तो ये भी बहुत फेमस हमें देखने को मिल जाएगा। इनकी इनफैक्ट ना एक स्टूडेंट थी मुक्ता साल्वे के नाम से, जो आगे जाकर दलित फेमिनिज्म और लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइकन यहाँ पे बनती हैं। इसके अलावा इनके द्वारा महिला सेवल मंडल को भी एस्टेब्लिश किया गया। एंड लास्टली इनके कुछ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो गो, गेट एजुकेशन, कारवी फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो डेफिनेटली देखो ये जो चीजें हमने पढ़ी ना, जितना भी हमने कंटेंट डिस्कस किया, इससे आपका जो यूपीएससी ने मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा था वो पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के अंदर भी कोई फैक्चुअल चीज आए इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में, या सत्यशोधक समाज किसने एस्टैब्लिश किया, या ये एक्स वाई चीज किसने एस्टैब्लिश करी, तो वो चीजें भी आपकी काफी हद तक हैंडल हो जाएंगी। तो कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, वो मेंस में काम आ जाती है, एंड कई बार हम कोई चीज मेंस में पढ़ रहे होते हैं तो वो प्रीलिम्स में काम आ जाती है। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए विजन पे ज्यादातर ध्यान रखा करो, राइट। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट। यूडीआईएसई प्लस क्या है? दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बन जाती है क्योंकि इसके माध्यम से सारा का सारा डेटा हमारे सामने आ जाता है, प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक का। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो यहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जरा अंडरस्टैंड करो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर लगभग 15 लाख स्कूलों को कवर किया जा रहा है, 98 लाख टीचर्स हो गया, एंड लगभग 25 करोड़ बच्चों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो 2018-19 के अंदर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था ताकि अच्छे से हमारे पास डेटा आए, कोई एरर ना हो उस डेटा के अंदर, एंड आराम से हम फिर उस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर पाए। आप नोटिस कर पाओगे ये यूडीआईएससी तो स्टार्ट हो गया था, फिर हमने इसमें कुछ चेंजेस करे, तो जो रीवाइटलाइज्ड यूडीआईएससी प्लस है उसको 2022-23 के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया गया, एंड उसको फर्दर और एक्सपैंड कर दिया गया। नोडल मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो कितना ड्रॉप आउट हुआ, क्या क्या रिजल्ट आया, ये सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर कैसे हैं, ये सारा डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर स्कूल का एक कोड आपको देखने को मिल जाएगा, एक आईडी दी जाती है हर बच्चे के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक प्रॉपर ना डेटाबेस यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है, एंड इस तरह से हम उस डेटा को स्टडी कर सकते हैं टाइम के बेसिस के ऊपर भी। कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो इस बार की यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंशन्ड है। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ ना, तो आप नोटिस कर पाओगे जो इनरोलमेंट होती है, इनरोलमेंट में बॉयज और गर्ल्स की अगर आप रेशियो या परसेंटेज देखने की कोशिश करोगे तो बॉयज आपको 51.9% देखने को मिल जाएंगे, एंड जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, दोज आर 48.1%, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टोटल एनरोलमेंट है ना बच्चों का, वो दरअसल में ड्रॉप हुआ है, वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो ड्रॉप हुआ है। आप नोटिस कर पाओगे कि पिछले साल के अंदर ये जो नंबर था ये 25.18 करोड़ था, ठीक है, और इस साल ये कम होकर 24.8 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इस 23-24 के डेटा को 2018-19 के साथ कंपैरिजन करो तो ये तो और भी ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा एनरोलमेंट रेट के अंदर, लगभग 6% का आपको ड्रॉप देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉयज के एनरोलमेंट रेट की तो उसमें 4.87% का डिक्रीज हुआ है, एंड सिमिलरली गर्ल्स के अंदर भी 4.48% का आपको यहाँ पे डिक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और खासकर अगर हम बात करें तो कौन से स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट था, तो वो आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के केस में आपको नोटिस करने को मिल जाएगा। इन एनरोलमेंट के अंदर अगर आप ये देखना चाहते हो कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे कितने हैं, तो द नंबर विल बी 4.47 करोड़, ठीक है। ये जो हम नंबर बात कर रहे हैं 24.8 करोड़ का, उसमें से शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 4.47 करोड़। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 11.2 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये डेटा यहाँ पे नोटिस करता है। तो ऐसा देखा गया कि लगभग 90% से भी ज्यादा स्कूल्स ऐसे थे जहां पर आपको प्रॉपर टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस, ये सब, तो मतलब इंटरनेट एक्सेस तो नहीं था, बट जो आपके टॉयलेट्स हो गया, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये अवेलेबल था 90% स्कूल्स के अंदर। पर जैसे इंटरनेट एक्सेस हो गया, रैंप हो गया, या फिर डेस्कटॉप्स वगैरह हो गया, है ना, ये सब अवेलेबिलिटी तो बहुत ही कम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इवन 50% के आसपास ये नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे इंटरनेट एक्सेस हो या रैम्स का केस हो। तो यानी कि ना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिजली और एक तरह से टॉयलेट तो हमने दे दिए हैं अपने स्कूलों के अंदर, पर अभी भी इंटरनेट एक्सेस, लैपटॉप्स या आपके जो डेस्कटॉप्स होते हैं, एंड साथ साथ जो रैंप वगैरह हो गया,
ये सब अभी भी 50% स्कूलों के अंदर नहीं बन पाए हैं, तो अभी काम करना काफ़ी बचा हुआ है। ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट हमारे सामने ये चीज़ दिखाती है। उसी तरह से दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलेगा कि टाइगर रिलीज्ड इनटू ओडिशा सिमलीपाल रिजर्व। पहले ना मैं आपको ओडिशा के सिमलीपाल रिजर्व के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये आपको ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1956 के अंदर, एंड आगे जाके ये प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बनता है 1973 के अंदर। इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की तरह रिकॉग्नाइज्ड है सिंस 2009, एंड ये ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा एट द ईस्टर्न एज ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको यही देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको मेलेनिस्टिक टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मेलेनिस्टिक टाइगर्स का मतलब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इनकी जो कलर यहाँ पे है ना, वो आपको थोड़ा ब्लैकिश कलर आपको देखने को मिल जाएगा। दुनिया भर में एकमात्र जगह जहां पर आपको इस तरह के मेलेनिस्टिक टाइगर्स देखने को मिलते हैं, वो आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुलदीहा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, जिसके अंदर बाकी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिल जाएंगी। तो लेपर्ड्स हो गया, गौर, एलिफेंट्स, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज अरंगा खारियास और मैनकिर्दियास। ठीक है, ये जो ट्राइब्स हैं यहाँ पर आपको इनहेबिटेड आपको देखने को मिल जाएंगी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर। ये कुछ बातें थी जो आपको सिमलीपाल के बारे में पता होनी चाहिए। अब हुआ पता क्या था, हुआ दरअसल में ये था कि हमारे यहाँ पे ना एक टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम है जो कि हमने 2018 में लॉन्च किया था। तो यहाँ से हम अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल कान्हा से, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से हमने सतकोशिया हो गया और बाकी बाकी एरियाज के अंदर हम टाइगर्स भेज रहे हैं। तो कोशिश ये थी कि जहाँ पे टाइगर्स की प्रेजेंस कम है वहां पर भेजा जाए, यहाँ पे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुके थे वहां भेजा जाए, एंड एट द सेम टाइम जहां पर टाइगर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, उसको कम किया जाए एंड बाकी जगह पे भेजा जाए। यानी कि जहां पर टाइगर डेंसिटी ज्यादा है वहां से हम कम वाले एरियाज के अंदर भेज रहे हैं, ताकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट इस तरह के प्रॉपरली हम उनको एड्रेस कर पाए। इसलिए टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, एंड इंपॉर्टेंट अथॉरिटी यहाँ पे एनटीसीए ही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और जो सारा का सारा पैसा होता है, खर्चा होता है इनको आपका रिलोकेट करने का, वो जिस स्टेट में ये जा रहे हैं, जैसे लेट से अगर ये जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, अगर ये उड़ीसा में जा रहे हैं ना, तो सारा का सारा इनका रिलोकेशन का जो खर्चा होगा वो उड़ीसा की सरकार के द्वारा बियर किया जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ टाइम पहले पता क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइग्रेस को महाराष्ट्र के तडोबा आंध्री जो टाइगर रिजर्व है वहां से रिलोकेट किया गया था उड़ीसा के अंदर। अब यहाँ पर ये जो टाइग्रेस थी, ये इसको पसंद नहीं आया, तो ये घूमती 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 बहुत सारे ऐसे एरियाज के अंदर घूम गई। ठीक है, मतलब उसको लगा कि यार ये नया सा एरिया है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, एंड अकॉर्डिंगली वो हजारों किलोमीटर ऐसे मूव करती रही करती रही करती रही। फिर बाद में उसको यहाँ पे मतलब पकड़ा गया एंड उसको वापस से अब जाके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वापस से इसको छोड़ दिया गया है। तो इस वजह से ये चीज न्यूज में थी। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आपको बाकी चीजें बतानी चाहिए कि ये टाइगर रिलोकेशन क्या है, एनटीसीए क्या है, एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्या है। तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं। थोड़ा सा हमें टीएम कृष्णा जी के बारे में पढ़ना है, पर उसको समझने से पहले हमें हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में अंतर जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों चीजों के बीच में अंतर क्या है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना कार्नेटिक म्यूजिक की, तो सबसे पहली बात, ये जो ओरिजिनेट हुआ ये आपको साउथ इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वेर एज हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो ये आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, कार्नेटिक म्यूजिक आपका लगभग पूरी तरह से इंडिजीनियस ही है। मतलब बाहर से इसको कहीं पे भी इसको मतलब इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता, ये प्योरली इंडिजीनियस ही आपको देखने को मिल जाएगा, ओरिजिनल लाइंस के ऊपर ही बना है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो सिंथेसिस है उसमें वैदिक, उसमें इस्लामिक और इसमें पर्शियन ट्रेडिशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आए हैं समय के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो कार्नेटिक म्यूजिक एक तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसमें ना जो इंडिजिनियस एलिमेंट्स तो है ही है, बट एट द सेम टाइम इम्प्रोवाइजेशन का ज्यादा स्कोप यहाँ पर नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर आपको बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन के स्कोप्स बन जाते हैं। जैसे इनफैक्ट ना आप लोगों ने बहुत सारे घराने सुने होंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कौन सा, आपने जयपुर घराना सुना होगा, किराना घराना सुना होगा, लखनऊ घराना, आगरा घराना हो गया। ये सब आपके घराने आपको देखने को मिल जाते हैं, पर कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर इस तरह के घरानों का कोई कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। इसके साथ ही साथ अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर आपका ध्रुपद हो गया,
आपका ख्याल हो गया, आपका ठुमरी हो गया, है ना, गजल्स हो गया, ये सब अलग अलग वोकल फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कर्नेटिक म्यूजिक के अंदर भी थोड़ी वैरायटीज हैं, जैसे आपका निरावल हो गया, है ना, इस तरह से आपको कुछ कुछ वैरायटीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पे मेजर फोकस आपका ताल के ऊपर होता है इन केस ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, एंड राग के ऊपर फोकस होता है इन केस ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक के बीच में, जो आपको पता होने चाहिए। अब आप लोग एक बात अंडरस्टैंड करो कि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना टीएम कृष्णा जी की, दरअसल में इनको कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर हाईएस्ट अवार्ड देखने को मिल जाएगा। जो कौन सा है, जो आपको देखने को मिलेगा, संगीत कला निधि जो अवार्ड है, वो यहाँ पर इनको यहाँ पे उससे सम्मानित किया गया है। तो इसके अंदर एक गोल्ड मेडल होता है और एक साइटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो टीएम कृष्णा जी एक बहुत ही फेमस इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑथर, और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित यहाँ पे किया गया है। और भी बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं समय समय के ऊपर, बट आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इनके जो अलग अलग वर्क्स हैं, जैसे द कर्नेटिक स्टोरी, एमएस अंडरस्टूड, ठीक है, रीशेपिंग आर्ट एंड सेबेस्टियन एंड सन्स, ये कुछ इनके बहुत ही फेमस इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक और जो कर्नाटिक म्यूजिक का अंतर था, वो भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है टीएनटी के बारे में। व्हाट इज टीएनटी? टीएनटी इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। देखो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर काफी कंसर्न बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पे पिछले कुछ समय के अंदर बढ़ रही थी, जिस वजह से यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। थोड़ा सा इसकी लोकेशन को पहली बार समझने की कोशिश करिएगा। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ना दरअसल में एक डुअल आइलैंड नेशन है। डुअल आइलैंड का मतलब यहाँ पे आपको दो आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। एक आइलैंड है आपका ट्रिनिडाद एंड दूसरा है आपका टोबैगो। जो ट्रिनिडाड है वो आपको थोड़ा सा बड़ा आइलैंड देखने को मिल जाएगा, एंड जो ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है ना इस कंट्री के अंदर, वो दरअसल में ट्रिनिडाड के अंदर ही रहती है। बाकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो है वो आपको जो छोटा आइलैंड है टोबैगो का, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपको कैरिबियन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। बाकी वेनेजुला के आपको नदर्न साइड के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन। अब इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि पहली बात तो ये अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा कैरिबियन सी तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड ये कर पाओगे, हमें पता क्या लगता है जब हम कैरिबियन कंट्रीज की बात करते हैं, हमें लगता है यार यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा खासा होगा, जो कि काफी सारे कैरिबियन देशों के अंदर है भी। पर अगर हम बात करें तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, ये बाकी कैरिबियन देशों से थोड़ा सा नीचे वाली साइड, थोड़ा सदर्न साइड में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से मतलब क्या होता है, इस वजह से टूरिज्म बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले नहीं करता इन केस ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। बाकी देखो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें लोग घूमने आते हैं, पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर उतने लोग नहीं देखने को मिलते। बाकी एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, जो कैरिबियन कंट्रीज है ना, यहाँ पर हरिकेन्स आपको खूब देखने को मिलते हैं। पर क्योंकि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो थोड़ा सदर्न साइड के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा हरिकेन्स इनको इम्पैक्ट नहीं करते। तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, लार्जेस्ट सिटीज इनकी है शगुनास के नाम से, ठीक है ना, एंड इनको लैंड ऑफ द हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो इकोनॉमी है इनकी मेजरली इंडस्ट्रियल बेस्ड है, जो कि जहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑयल के और गैस के रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हरिकेन्स यहाँ पे कम आते हैं, तो एक तरह का इनको एक नेचुरल एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू ग्रीन स्टील मिशन। अब आप लोगों ने एक चीज जानते होंगे कि हमारा ना एक टारगेट है। टारगेट क्या है? 2070 का। 2070 तक हम अचीव करना चाहते हैं नेट जीरो टारगेट, है ना। तो 2070 तक का टारगेट है। उसमें देखो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनेगा, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनेगा स्टील। अब स्टील आप जानते होंगे जब इसकी प्रोडक्शन होती है, कहीं ना कहीं उसका कार्बन फुटप्रिंट काफी होता है। स्टील प्रोडक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो हम यहाँ पे लेकर आए हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो लेकर आई है ग्रीन स्टील मिशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम स्टील प्रोडक्शन के अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जो स्टील इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने के अंदर हमें यहाँ पे काफी मदद मिलेगी। तो इस तरह से 15,000 करोड़ का ये यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं मिशन, जिससे स्टील इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। हमारा जो सेक्टर है वो डीकार्बोनाइज होगा। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, उनको भी बोला जाएगा कि भाई जो भी आप स्टील खरीद रहे हो ना, वो ग्रीन स्टील होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं ग्रीन स्टील की डिमांड इंक्रीज होगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी होगी, एंड और भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और भी हम प्रमोट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ना आपकी ग्रीन स्टील के लिए भी पीएलआई स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते होंगे पीएलआई स्कीम के माध्यम से क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंटल सेल्स इंक्रीज होती है, तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको
कुछ यहाँ पे पैसा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना यहाँ पे बढ़िया रहेगा, उससे कहीं ना कहीं देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, हमारा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो ये सब फायदे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग द ग्रीन स्टील मिशन। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इसका अटेम्प्ट आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखने को मिलेगा विद रिगार्ड्स टू आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग डांसेस हैं, उनके सामने आपको यहाँ पे स्टेट्स देखने को मिल जाएगी। तो इनको आप यहाँ पे मैच करके इसका सही आंसर मुझे बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक उनमें से क्वेश्चन था रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना रॉलेट सत्याग्रह की, तो पहली बात तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट जो था वो सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड था। बिल्कुल ये बात सही है। इस पर्टिकुलर कमेटी को जो चेयर कर रहे थे वो थे सिडनी रॉलेट, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें कि रॉलेट सत्याग्रह के अंदर गांधी जी के द्वारा होम रूल लीग को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। होम रूल लीग के अलावा इनफैक्ट जो सत्याग्रह सभा थी एंड साथ साथ कुछ जो पैन इस्लामिस्ट ग्रुप से ना उनको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया गांधी जी के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये कह रहा है कि जो साइमन कमीशन के डेमोन्स्ट्रेशन थे वो कोइंसाइड किए रॉलेट सत्याग्रह के अंदर। बिल्कुल ही गलत बात है। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ वो 1919 में आपको देखने को मिला एंड जो साइमन कमीशन आए भारत में वो 1928 के अंदर था। तो ये दोनों इवेंट्स तो बहुत दूर दूर हैं, कैसे ये कोइंसाइड कर जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि जो स्तूपा के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट सेज कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। नहीं, ये बात अपने आप में गलत है। अगर हम बात करें ना स्तूपा वर्ड की, तो दरअसल में जो स्तूपा वर्ड है ये आता है आपके संस्कृत वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है एक पाइल या फिर एक हीप, आप उसको कह सकते हो, राइट। तो यानी कि जो आपके बुद्धिज्म से पहले भी बहुत सारे जो प्री बुद्धिस्ट आपको बरियल माउंट्स देखने को मिलते हैं, वहां पे स्तूपा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। आपके जो श्रमणास हैं उनको बरी किया जाता था इसके अंदर, राइट। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो चीज है ये गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 से इसकी जो स्तूपा है वो जनरली आपके रेलिक्स जो अवशेष होते हैं उनको सर्व किया जाता था, मतलब इट वाज अ रिपोजिटरी ऑफ इट। यस दैट इज करेक्ट। बुद्धा के रिगार्डिंग आप जानते हो बहुत सारे जो रेलिक्स हैं वो स्तूपा के अंदर यहाँ पे इस तरह से इसकी रिपोजिटरी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी तीसरा स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाती हैं। एक और होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को राज्यसभा के रिगार्डिंग। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं मनी बिल की तो मनी बिल के ऊपर जो पावर होती है वो आपकी लोकसभा की होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यहाँ पे वोट भी नहीं कर सकते, बट अगर ये बात करें कि ये डिस्कस भी नहीं कर सकते, ये बात गलत हो जाएगी। डिस्कस जरूर कर सकते हैं पर उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली। दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो आपको होमवर्क दिया था कॉफी प्रोडक्शन के बारे में, तो कॉफी प्रोडक्शन में हम सेकंड लार्जेस्ट तो कहीं भी नहीं है, हम 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वेव्स की बात करें दोस्तों, तो वेव्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट देखने को मिल जाएगी। एंड लास्टली अगर हम बात करें सीपी ग्राम्स की, तो डेफिनेटली इसको एनआईसी के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।